हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे साउंड से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं। और इसकी पहली वाली जो वीडियो है मैंने पोस्ट की है, वहां पर मैंने साउंड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कवर किया है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला जो प्रश्न है हमारा, यहाँ पे हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई है, उनमें से जो गलत स्टेटमेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको हमें पहचानना है। तो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। सो कह रहा है कि जो साउंड है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि साउंड को प्रोपगेशन के लिए कोई एक मीडियम की जरूरत है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर हमसे कहा गया है हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच। तो हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच ऑफ द साउंड, राइट। तो अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होगी, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होगी तो जो पिच है वो भी बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑल वाइब्रेटरी मोशंस आर ऑसिलेशंस, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑसिलेशंस या वाइब्रेटरी मोशन कैसा होता है, तो मैं यहाँ पे आपको एक पेंडुलम दिखा रही हूँ। तो पेंडुलम का ये मीन पोजीशन है, इसको मैंने ओ से डिनोट किया है। सो पेंडुलम यहाँ से यहाँ ए पे जाता है, फिर लौटकर ए से अपने मीन पोजीशन पे आता है, दोबारा वो मीन पोजीशन से यहाँ पर बी पे जाता है, फिर बी से वो लौटकर ओ पर आता है। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है इसी को वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेशंस कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है साउंड इन अ फ्लूट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। मतलब बांसुरी से जो आवाज निकलती है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है बांसुरी में, वो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की वजह से होती है। तो ये बात भी सही है। तो हमको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही उत्तर होगा कि ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है। ये जो ऑप्शन है ये गलत है और हमको गलत कथन को ही चुनना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर हमको असर्शन और रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है और उस बेसिस पे हमको जो सही ऑप्शन है उसको चुनना है। तो असर्शन में हमसे कहा गया है द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर ऑन अ हॉट समर डे देन ऑन अ कोल्ड विंटर डे। तो कहा गया है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गर्म समर डे में, मतलब हॉट समर डे में वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अ कोल्ड विंटर डे। तो ये बात तो सही है। द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर। तो कह रहे हैं कि जो डेंसिटी होती है हॉट एयर की वो कम होती है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर। तो ये कथन भी सही है। इसको समझने के लिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्प लिखा है और ये एरो मतलब बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ती है उस हिसाब से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बढ़ती है। क्योंकि क्या होता है, जिस मीडियम के थ्रू साउंड प्रोपगेट कर रहे हैं उसमें जो पार्टिकल्स है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करके बहुत ज्यादा फास्ट मोशन में आ जाते हैं। इसीलिए हॉट समर डे में क्या होगा, जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। और जो हॉट एयर है, हॉट एयर की डेंसिटी कम क्यों होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, या पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर लोकेटेड होते हैं, बीच में बहुत ही उनका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस रहता है। तो जब हीट मिलती है, ठीक है, हीट मिलने से क्या होता है, ये और भी दूर दूर, मतलब उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होती है, डेंसिटी घट जाती है, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, राइट। ओके, सो गरम हीट मिलने पर क्या होगा, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि जो डेंसिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए हॉट एयर ज्यादा एक्सपैंड करता है, गर्मी के वजह से एयर एक्सपैंड करता है जब वो हीट अप होता है, जिस वजह से वो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है तो डेंसिटी घट जाती है। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हॉट समर डे में
ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोल्ड विंटर डे, तो असर्शन सही है। डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर, ये रीजन भी सही है, बट क्या ये रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रही है, क्या उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रही है? तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हॉट समर डे में क्या होगा, एयर हीट अप होगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होगा, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीजन तो सही है, और आर मतलब जो रीजन है वो प्रॉपरली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी मैक्सिमम। मतलब इनमें से जो चारों ऑप्शन में कंडीशन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कंडीशन में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मैक्सिमम होगा? तो देखिए, यहाँ पर हमको सबसे पहले दो चीज दी गई है, एक तो दिया गया है ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर, और दूसरा हमको टेम्परेचर दिया गया है। तो सबसे पहले साउंड का ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर के साथ क्या ताल्लुक है, उसका स्पीड कैसे रिलेटेड है वो पहले समझ लेते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड हम यहाँ पे लिखते हैं स्पीड ऑफ साउंड, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं मॉइस्ट एयर, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या है, एयर में मॉइस्चर है। ड्राई एयर का मतलब क्या है कि एयर में मॉइस्चर नहीं है। सो स्पीड ऑफ साउंड मॉइस्ट एयर में ज्यादा होता है, ठीक है, और ड्राई एयर में लेस होता है। एक बात तो हमको ये समझ में आ गई। अब ये स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर जैसा जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, जो स्पीड ऑफ साउंड है उस हिसाब से बढ़ेगा। सो टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो मॉइस्ट एयर में होगी। तो मॉइस्ट एयर के ऑप्शंस हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मॉइस्ट एयर का ऑप्शन हमको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में दिया गया है और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें तो स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ड्राई एयर। दूसरा हमको यहाँ पर टेम्परेचर बताया गया है। टेम्परेचर किस में ज्यादा है, टेम्परेचर फोर्थ वाले ऑप्शन में ज्यादा है, क्योंकि ये 40 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। सो मॉइस्ट एयर में स्पीड तो ज्यादा है ही है साउंड की, और दूसरा टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए तब भी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। उस हिसाब से जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के बारे में यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए उनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर इन गैसेस, ये तो गलत बात है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होती है, उसके बाद लिक्विड्स में होती है, और एकदम कम होता है गैसेस में। तो यहाँ पर फास्टेस्ट इन गैसेस बोला है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। साउंड वेव्स कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट नहीं करती, ये कथन भी गलत है, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर सामने एक वॉल है और आपने ऐसे दो ट्यूब्स कनेक्टेड रखे हैं, ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप अलार्म लगाते हैं क्लॉक में, ठीक है, और यहाँ पर आप अपना कान रखते हैं, तो अलार्म क्लॉक का जो आवाज है वो इस ट्यूब से होकर इधर जाएगा, ये यहाँ पर टकराकर ये ठीक इसी ट्यूब से वापस भी आएगा, मतलब वो रिफ्लेक्ट करता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बीच में नॉर्मल रहता है, तो ये रिफ्लेक्ट तो करते हैं। फिर फोर्थ वाला जो कह रहा है कि द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। सो साउंड वेव की जो लाउडनेस होती है, मतलब साउंड की जो लाउडनेस होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये गलत बात है, क्योंकि लाउडनेस डिपेंड करती है किस पर, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव पे कौन डिपेंड करता है, उसका पिच डिपेंड करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स कैन हियर साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 15,000 हर्ट्ज। सो हमारा जो ऑडिबल रेंज होता है ह्यूमंस का वो क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इस रेंज की फ्रीक्वेंसी के साउंड हम सुन पाते हैं। तो जो 15,000 है वो इसी रेंज में आ रहा है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है साउंड वेव्स के रिगार्डिंग ये सही है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग साउंड। सो यहाँ पर हमको जो गलत स्टेटमेंट है साउंड के बारे में उसको ढूंढकर निकालना है। सो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है, साउंड फ्रॉम अ वायलिन एंड अ फ्लूट प्लेड एट सेम टाइम ट्रैवल एट सेम स्पीड। तो कह रहे हैं कि जब हम वायलिन और
फ्लूट यानी कि बांसुरी को सेम टाइम पे बजा रहे हैं तो उनकी जो स्पीड होगी साउंड वेव की वो सेम स्पीड होगी। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम है, मीडियम अगर सेम रहता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी सेम है। सो मीडियम यहाँ पे क्या है, एयर है, ठीक है। सो एयर के थ्रू दोनों के ही जो साउंड वेव्स हैं वो सेम स्पीड से गुजरेंगे। दूसरा जो कथन कह रहा है कि द साउंड वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी विल ऑलवेज हैव इक्वल लाउडनेस। तो कह रहे हैं कि अगर टू साउंड वेव्स है, दो साउंड वेव्स है और उनका स्ट्रेंथ जो है, जो इंटेंसिटी है वो अगर सेम है तो उनकी लाउडनेस भी सेम होगी। ये जो कथन है ये गलत है क्योंकि जो लाउडनेस ऑफ द साउंड है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर। और हम जानते हैं कि साउंड के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, वो है उसका फ्रीक्वेंसी और उसका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर लाउडनेस इक्वल तो होगी नहीं क्योंकि एम्पलीट्यूड अलग होती है टू साउंड वेव्स की। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। बाकी स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन हॉट एयर इज मोर देन दैट अ रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर से स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होता है हॉट एयर में। तो ये तो सही है क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती है। स्पीड ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो कोई भी मीडियम की डेंसिटी कैसी है उस पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंडेंट है, मतलब वो अफेक्टेड होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बट हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था अबाउट साउंड, तो उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इट्स एम्पलीट्यूड। तो हमने इससे पहले के जो क्वेश्चन है वहां पर हमने देखा था कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। बाकी जो रिलेशन दिखाया गया है लाउडनेस का एम्पलीट्यूड के साथ वो गलत है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है अ स्टूडेंट वांट्स टू चेंज अ फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड, मतलब बहुत ही धीमी साउंड को एक बच्चा जोर आवाज में कन्वर्ट करना चाहता है। फॉर दिस ही शुड इंक्रीज द, सो उसके लिए उसको क्या बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या जानते हैं, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। सो अगर हमको बहुत ही धीमी आवाज को लाउड साउंड में बदलना है तो हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से तो क्या होगा, उसका पिच बढ़ेगा। स्पीड ऑफ साउंड बढ़ाने का लाउडनेस के साथ कोई भी संबंध नहीं है। वेवलेंथ ऑफ साउंड बढ़ाने से भी लाउडनेस के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड को बढ़ाएंगे तो उससे फीबल साउंड जो होगी वो लाउड साउंड में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ पर इसका जो सही उत्तर था एम्पलीट्यूड था ना, तो इस पे यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साउंड वेव्स विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इनमें से किस चीज के थ्रू जो साउंड वेव है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो जो वुडन स्केल है वो तो एक सॉलिड है, सॉलिड मैटर है, तो उससे तो ट्रैवल करेगा। मेटालिक वायर भी क्या है, सॉलिड है। क्लोथ स्ट्रिंग भी क्या है, सॉलिड है। तो इन तीनों से तो ये ट्रैवल करेगा, क्योंकि जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, इनके थ्रू जो साउंड वेव्स है वो ट्रैवल करती है। सिर्फ वैक्यूम के थ्रू वो ट्रैवल नहीं करती। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वैक्यूम, क्योंकि साउंड वेव्स को मीडियम की जरूरत है फॉर प्रोपगेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि वो मीडियम के थ्रू ही ट्रैवल कर पाते हैं। सो यहाँ पर वैक्यूम यहाँ पर उसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहाँ पर हमसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो असर्शन एंड रीजन हमको यहाँ पर दिया गया है। असर्शन में हमसे कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमंस। तो कह रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो ह्यूमंस सुन नहीं पाते। रीजन में क्या कहा गया है, द ह्यूमन ईयर हैज अ रेंज ऑफ हियरिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सो ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल रेंज है, ठीक है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है उसको हमें चुनना है। तो हम ये पहले जान लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इट इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ओके, सो हमारी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है।
बट अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या है, उससे भी ग्रेटर है, 20,000 हर्ट्ज से भी बड़ी है, जिस वजह से हम सुन नहीं पाते। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि जो असर्शन और रीजन दोनों ही सही बात है, और रीजन जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट 4 मीडिया एज फॉलोज। सो ए है हमारा एयर, बी है वाटर, सी है आयरन और डी है वैक्यूम। तो ये 4 मीडिया हमको बताई गई है। इन विच ऑफ द अबव मीडिया द स्पीड होगा, ठीक है, ऑफ साउंड इज लीस्ट एंड मैक्सिमम। तो सबसे पहले हमको लीस्ट जो है उसको ढूंढना है, फिर उसके बाद हमको मैक्सिमम को ढूंढना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमको एयर, एयर मतलब क्या है, वो एक गैस है, वाटर है तो वो एक लिक्विड है, आयरन है मतलब वो एक सॉलिड है, और वैक्यूम तो वैक्यूम है। तो हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद आता है लिक्विड्स, और फिर उसके बाद आता है गैसेस। ठीक है, तो हमको क्या कहा गया है कि सबसे लीस्ट किसकी स्पीड होगी, वैक्यूम में तो वो मूव ही नहीं करेगा, वो तो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, तो वैक्यूम तो यहाँ से हट ही गया। तो आउट ऑफ ए बी सी हमको ढूंढना है, तो सबसे कम किसमें होगा, सबसे कम होगा गैस में, जो कि हमको जो ए है मीडिया वो दिया गया है, और मैक्सिमम होगा सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड में जो कि है यहाँ पर आयरन, तो ये सी होगा। तो ए एंड सी कहाँ पे दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में। वैक्यूम हट गया क्योंकि वैक्यूम के थ्रू तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाता, जिस वजह से हमको ए बी सी में से ढूंढना था। तो लीस्ट हो गया हमारा एयर में क्योंकि वो एक गैस है, और मैक्सिमम हो गया हमारा आयरन क्योंकि वो एक सॉलिड है। तो ये इसका सही उत्तर है, ए एंड सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। सो अगेन हमको यहाँ पर एक असर्शन दिया गया है और 2 रीजन दिए गए हैं, तो पढ़ लिया जाए। वी हियर अ लाउडर साउंड व्हेन अ टेबल इज हिट हार्ड देन वी हिट इट सॉफ्टली। तो कह रहे हैं कि अगर हम किसी टेबल को जोर से स्ट्राइक करें, जोर से उसको मारे, तो हमको तब जो साउंड मिलेगी वो लाउड होगी एज कंपेयर टू अगर हम टेबल को धीमे से मारे। तो ये तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि कोई भी चीज को अगर हम जोर से पीटते हैं तो आवाज जोर की आती है एज कंपेयर टू अगर उसको हल्के से हम स्ट्राइक करें या पीटे। ठीक है, अब रीजन में कहा गया है क्या, लाउड साउंड कैन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस एज इट इज एसोसिएटेड विथ हाई एनर्जी। तो कह रहे हैं लाउड साउंड जो है वो दूर दूर तक पहुंचते हैं, वो दूर दूर तक लार्ज डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं क्योंकि उनमें हायर एनर्जी होती है। और रीजन 2 कह रहा है लाउड साउंड हैज मोर फ्रीक्वेंसी देन सॉफ्ट साउंड। कह रहे हैं लाउड साउंड में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉफ्ट साउंड। तो एक्चुअली यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हमको असर्शन जो दिया गया है ये बात तो सही है, बट जो रीजन है कि लाउड साउंड हैज मोर फ्रीक्वेंसी देन सॉफ्ट साउंड, सो लाउडनेस का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी नाता नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। लाउडनेस और एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशनशिप है, तो रीजन 2 तो चला गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो रीजन 1 रीजन 2 आर करेक्ट, रीजन 1 रीजन 2 आर करेक्ट, यहाँ पे ये दोनों तो पहले से ही हट गए। यहाँ पर ओनली रीजन 1 इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि जो रीजन 1 है वही सही है और वही क्या कर रही है, असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही है। R2 जो है वो तो गलत है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से जो सही स्टेटमेंट है उसे हमको चुनकर लिखना है। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इज द पिच। तो ये कथन गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच ऑफ द साउंड। तो अगर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो पिच भी घटेगी। बट यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कम है और पिच हाई है, तो ये तो गलत है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये कथन भी गलत है क्योंकि लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड के ऊपर, तो ये कथन भी गलत हो गया। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी नॉट एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर हमको जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसे ढूंढना था, उस हिसाब से जो थर्ड ऑप्शन है वो सही उत्तर है।
आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारे जनवरी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। सो हमको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर हमको 3 ब्लैंक्स दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। तो हमको एक्स, वाई और जेड की पहचान करनी है। तो देखिए, sound is produced by vibration and different musical instruments have specific vibrating parts। तो हम जानते हैं कि कोई भी वाइब्रेटिंग अगर बॉडी होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड निकलती है तो ऑब्वियसली उनके कोई वाइब्रेटिंग पार्ट्स है, जिसी वजह से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड बनती है या निकलती है। तो हमको पहला जो एक्स है उसे ढूंढना है। इन अ एक्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। मतलब ये एक ऐसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जहां पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन के वजह से होती है। तो यहाँ पर देखिए, एक तारा है, सितार है, गिटार है। सो 1, 2 और 4 में पहला एक्स जो है वो तीनों में ही स्ट्रिंग्ड स्ट्रेच स्ट्रिंग्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए गए हैं, बट एक को देख के हम जज नहीं कर सकते कौन सा ऑप्शन सही है। अब हम वाई पे जाते हैं। इन अ वाई इट इज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट्स। वाई में स्ट्रेच मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो देखिए, वायलिन तो यहाँ पर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है तो वो नहीं होगा, हारमोनियम भी नहीं होगा, वो भी स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, एक तारा भी स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर तबला जाएगा, क्योंकि तबला में क्या होता है, एक जो मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रेस्ड फॉर्म में रहती है, उसको हिट करने से वो वाइब्रेट करता है और तब साउंड निकलता है। तो 1, 2 और 3 अभी यहाँ से हट चुका है, ये तीनों ऑप्शन ही यहाँ से हट चुके हैं। अब रह जाता है Z, एंड इन Z द वाइब्रेटिंग पार्ट दैट प्रोड्यूसेस साउंड इज द एयर कॉलम। तो कह रहे हैं Z में जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जिस पार्ट के वाइब्रेशन के वजह से, वो है एयर कॉलम। तो हम जानते हैं एयर कॉलम के वाइब्रेशन से किन में साउंड प्रोड्यूस होती है, ऐसी चीजें जो पाइप लाइक फॉर्म में रहती है, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पाइप लाइक फॉर्म में रहती है। तो वो हो गया हमारा शहनाई। तो एक्स के केस में वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग तो गिटार हो गया, वाई के केस में वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच मेम्ब्रेन वो तबला हो गया, और जेड के केस में हो गया वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम तो वो शहनाई हो गया। उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का और क्वेश्चन सॉल्व कराने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करके रखिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपने ऐसे ही सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।